नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। और राजधानी लाइव में पहली खबर दिल्ली से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कानून का उल्लंघन कर अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को खादी लाउंज के डिजाइन का ठेका दिया। खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष रहते हुए कोई अपनी बेटी को ठेका कैसे दे सकता है? उपराज्यपाल ने केवीआईसी एक्ट 1961 का खुला उल्लंघन किया है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केवीआईसी अध्यक्ष रहते हुए पहले ब्लैक मनी को वाइट किया और फिर बेटी को ठेका दिया। उन्होंने कहा कि हमने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का स्वागत किया है, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। भाजपा की केंद्र सरकार ने अब तक एलजी के खिलाफ कोई केस नहीं किया है। वहीं संजय सिंह ने आगे कहा कि वीके सक्सेना के घोटालों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार किया है तो उस भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उपराज्यपाल पद के लिए कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल सका आपको? दिल्ली को दागी एलजी क्यों आपने दिया? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और उन पर मोदी सरकार क्यों मेहरबान है। क्या मोदी सरकार दिल्ली सरकार को रोकना चाहती है? क्या उनके काम को भी रोकना चाहती है? वहीं उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि मनोज सिसोदिया पर सीबीआई जांच के छापे पड़े थे। उन्होंने निसंकोच निसंदेह जांच कराई और एकदम साफ सुथरे निकले। वहीं उपराज्यपाल ने केवीआईसी एक्ट 1961 का खुला उल्लंघन किया है। संजय सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केवीआईसी अध्यक्ष रहते हुए पहले ब्लैक मनी को वाइट किया और फिर बेटी को ठेका दिया। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर संजय सिंह इस समय बीजेपी पर पूरी तरह हमलावर हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप, ये कहां तक खेल अभी जारी रहेगा? क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जब मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा था, उसके बाद अब आपके नेता संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उपराज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं। ये कितना उनका कारगर होगा? क्योंकि आने वाले कल में जितना भी आम आदमी पार्टी की जो षड्यंत्र है, जो नीति है, वो हिमाचल और गुजरात को दर्शाती है। तो क्या है आम आदमी पार्टी की नीति? इस पर कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और देखने को मिल रहा है और दिल्ली की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें कह सकते हैं दिल्ली सरकार की और उपराज्यपाल की, तो दोनों के बीच में जो गहरी खाई है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई हुई और सीबीआई की जांच के लिए भी कहीं ना कहीं जो भी कहते हैं उपराज्यपाल थे वीके सक्सेना, उन्होंने ही ये कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि आबकारी नीति को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सीबीआई जांच हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले और लगातार कहीं ना कहीं अब इस आम आदमी पार्टी के निशाने पर अब वीके सक्सेना खुद आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान पर लगभग 1400 करोड़ रुपए का जो ब्लैक का पैसा था जो व्हाइट किया गया था, उसको लेकर भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और अब जिस तरीके से खादी ग्राम उद्योग के द्वारा जो ठेका दिया गया था वो भी कहीं ना कहीं अब वीके सक्सेना की गले की फंदा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर कहा जा रहा है कि वीके सक्सेना जब खादी ग्राम उद्योग के जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटी को फायदा दिया, यानी कि ठेका जो है वो अपनी बेटी को दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पर
सीबीआई जांच की मांग बार बार की जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार जो है शायद उपराज्यपाल के ऊपर ज्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग जो है वो स्वीकार नहीं की जा रही है, यानी सीबीआई जांच जो है वो नहीं होनी चाहिए। मगर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, संजय सिंह की बात करें, आतिशी की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, तमाम जो है वो आरोप जो है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि वीके सक्सेना के घर पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनको अरेस्ट किया गया। और अब कल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि जो वीके सक्सेना है बड़ा घोटाला किया गया उनके द्वारा और उन्होंने अपनी जो बेटी को फायदा दिया है ठेका देकर, कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए। और जो नोटबंदी के दौरान पर 1400 करोड़ रुपए का जो ब्लैक का पैसा जो व्हाइट किया गया था उसके लिए भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। जी राजीव, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। अब दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के साथ बैर कर रही है। ये सरकार कितनी, क्योंकि सरकार को अगर चलाना है तो राज्यपाल उपराज्यपाल के साथ एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पर निशाना साध के वो भी गंभीर आरोप लगाते हुए, इस आरोप में कितनी सत्यता है और दिल्ली की जो मौजूदा राजनीति है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में, आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट पे आप हमेशा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या आपको लगता है, क्योंकि इसके पहले जब मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा था तो वहाँ की जनता का रुख क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वीके सक्सेना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी तरीके के आरोप जो है वो पहले भी अनिल बैजल के ऊपर भी लगाए गए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि अनिल बैजल जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के जो आरोप है कहीं ना कहीं वीके सक्सेना के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की जो सरकार है उसका और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल का दोनों का तालमेल होना चाहिए था, ताकि दोनों ही मिलकर दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके। मगर यहाँ पर जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और बार बार कहीं ना कहीं जो पहले अधिकार दिल्ली सरकार के पास हुआ करते थे कि दिल्ली सरकार जो है कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप ऑर्डर दे देती थी, मगर यहाँ पर अब फाइल बनाकर उपराज्यपाल के पास ले जाई जाती है। उपराज्यपाल अगर उनको पास करता है तो ही वो कार्य शुरू होता है, नहीं तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं तो उससे जनता जो है यानी कि दिल्ली की जनता जो है वो कंफ्यूज होती नजर आ रही है कि उपराज्यपाल सही है या फिर आम आदमी पार्टी सही है, कौन सही है कौन गलत है उनको समझ में नहीं आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार चुनावी माहौल जो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात के भी चुनाव है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार को गिरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो पहले दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल की थी उसके बाद में उन्होंने पंजाब का भी सत्ता हासिल कर लिया और शायद वो अब अपना वजूद जो है वो पूरे राज्य देश के अंदर बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उनके पहले निशाने पर रखा जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप है उससे कहीं ना कहीं जनता को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता के लिए कहीं ना कहीं दोनों को ही मुख्यमंत्री की बात करें या फिर उपराज्यपाल की बात करें, दोनों को ही मिलकर तालमेल मिलाकर कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करने होंगे। मगर यहाँ पर तालमेल बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जो और विकास कार्य होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं अब रुकते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से बार बार सीबीआई जांच की जो है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ मांग की जा रही थी, चाहे वो आपकी रणनीति हो या फिर सत्येंद्र जैन जिस तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुए, इस तरीके की कार्रवाई जो है वो भाजपा के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा बार बार मांग की जा रही थी। मगर अब जिस तरीके से वीके सक्सेना इस कटघरे के अंदर आते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का कहीं ना कहीं सहारा लेना चाहिए और कहीं ना कहीं जांच बैठानी चाहिए कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर यहाँ पर भाजपा की तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाथ से जाने देना नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करती नजर आ रही है। जी राजीव, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी अब सेकंड विपक्ष पार्टी का दावा करने लगी है। जब से कांग्रेस कमजोर हुई है तब से आम आदमी पार्टी, और जब से पंजाब में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी, तब से सेकंड विपक्ष पार्टी का दावा करने लगी है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है, किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना होने की बात करती रही है। क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा पड़ा था, उसके बाद सरकार का ये दायित्व होता है कि अगर हम सही हैं तो उसके बाद हमें किसी प्रकार की सफाई या
किसी पर दूसरे पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये जो नीति, क्या आने वाले चुनाव, यानी कहा जाए चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, या इसके अलावा भी जिन राज्यों में आने वाले कल में चुनाव है, उनमें उनका क्या असर देखने के लिए मिलेगा? और प्रश्न हमारा ये, क्या आम आदमी पार्टी का अब वर्चस्व दिल्ली समेत आम राज्यों में राजीव आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें, आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो वाकई में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब केंद्र सरकार के विपक्ष के अंदर अपने आप को देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले जो विपक्ष था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस था, मगर अब कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। और यही चीज पंजाब के अंदर भी देखने को मिली, क्योंकि पहले पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वाकई में ही वजूद बढ़ा है। मगर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी विपक्ष के तौर पर जरूर अपने आप को देखती हुई नजर आ रही है, मगर वो भी विपक्ष के भूमिका में बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पर ये चीज समझनी होगी। दूसरा, यहाँ पर जो सीबीआई रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के ऊपर, और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम कह सकते हैं ईमानदार सरकार है, हमने कोई भी ऐसा घोटाला नहीं किया गया है, और सीबीआई जो है वो उनको क्लीन चिट दे रही है। मगर यहाँ पर सीबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई। अगर सीबीआई के पास जो 1 करोड़ का लेन देन की जो जानकारी थी उसको कहीं ना कहीं सीबीआई ने साझा करना चाहिए था, वो साझा नहीं किया। दूसरा, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बैंक लॉकर की जो चेकिंग हुई थी उसके अंदर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला और सीबीआई जो है वो उनको क्लीन चिट दे रही है। मगर सीबीआई की तरफ से भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई कि उन्होंने क्लीन चिट दी है या नहीं दी है। केंद्र सरकार बार बार आरोप लगा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है उनके लॉकर से और उनके घर से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं घोटाले की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर अभी तक जो जांच एजेंसियां है उनकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन क्लीन चिट के अंदर है और कौन दोषी है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय आप वर्सेस बीजेपी पूरे जोर पर है। राजनीतिक जो गलियारों में शोर है तो इस समय 2 ही पार्टियों का है, बीजेपी और आप। वहीं कांग्रेस जो है थर्ड पर्सन पर जाती दिख रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। उनके 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हालांकि मुरादाबाद में उनका दौरा बेहद संक्षिप्त और कुल 4 घंटा 30 मिनट मुरादाबाद में रुकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर यानी आज मुख्यमंत्री लखनऊ हवाई अड्डे से 10 बजे उड़ान भरेंगे और 11 बजे मुरादाबाद हवाई पट्टी मूढ़ा पांडे पहुंचेंगे। हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस मुरादाबाद पहुंचेंगे और 11:15 पर जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद का हाल जानने के साथ शासन से उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर हैं, जहां कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और जिसके बाद वो 11:15 पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और शासन में उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के कार्यों को वो समीक्षा करेंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सीएम योगी के लगातार दौरे, आपको लगता नहीं कि 2024 का सुगबुगाहट नजदीक आता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पश्चिमी देश को लगातार मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे जिम्मेदारी दिखाई दी है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। तो आज पहले भी सीएम योगी मेरठ समेत कई जिलों में गए थे, तो वहीं एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा ताबड़तोड़ दौरा कह सकते हैं और पश्चिमी यूपी का ये दौरा है और मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज और कल 2 दिन इनका दौरा होगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है सुबह 11 बजे के लिए मूढ़ा पांडे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का काम करेंगे, तो वहीं 12 बजे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का काम करेंगे और विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पे समीक्षा होगी, क्योंकि
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हाल में ही एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई थी और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की काफी अच्छी दिखाई थी। तो उसी को मजबूत करने के लिए या उसी को बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। तो वहीं लगभग 2:40 पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री जो गरीबों के लिए आवास जो बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण करने के लिए, उसकी गुणवत्ता जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। वहीं लखाड़ी फाजलपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाने का काम करेंगे। लगभग 3 बजे मैनाडोर गौशाला निरीक्षण करेंगे, जहां पर गौशाला है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और लगभग 3:20 पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का काम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो लगातार ई व्हीकल की ओर जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समेत तमाम जो राज्य है वो कहीं ना कहीं ई व्हीकल के चलते चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रयासरत है। तो वही लगभग 3:40 पर वो रवाना हो जाएंगे बिजनौर के लिए। तो लगभग वही नई पुलिस लाइन वहां जो हेलीपैड है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, तो वो 4:15 पर पलायन नदी का निरीक्षण करने का काम कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और पुनः जीवीकरण के कार्यों का निरीक्षण करने का, क्योंकि लगातार जो नदी है वो कहीं ना कहीं मालन नदी है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, उसकी जो अस्तित्व है वो पता चला जा रहा है, उसको पुनर्जीवित करने का काम लगातार सरकार कर रही है, तो उसका निरीक्षण करने का भी काम किया जाएगा। 4:35 पर कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने जाएंगे। वहीं नई पुलिस लाइन में लोकार्पण करने का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और नवनिर्मित पुल बैरक आवासीय भवनों का वहां भी निरीक्षण किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो वहीं जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। लगभग 6:20 पे ये कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर सभागार का उद्घाटन करने का काम किया गया है, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बार फिर बैठक होगी। बिजनौर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 4 सितंबर को 10:20 पर निरीक्षण भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं फिर बिजनौर का निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और इसमें बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद तीनों जगह जाने का काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएम आवास योजना से लेकर कानून व्यवस्था तक पूरी समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकर। जितेंद्र, प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, पूर्वांचल रहा हो, बुंदेलखंड रहा हो, पश्चिमी यूपी में उनका ये दौरा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी यूपी से बनाना, ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ 2024 की जो राजनीतिक गलियारों की शोर है वो पश्चिमी यूपी से स्टार्ट करना चाह रहे हों, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार चुनाव में कमज़ोर पड़ रही थी, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो या लखीमपुर खीरी कांड रहा हो। आपने देखा है कि उसी तो पश्चिमी यूपी को योगी आदित्यनाथ एक गांठ में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में कोशिश कर रही है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ था और पश्चिमी यूपी का नुकसान कारण किसान आंदोलन चल रहा था, जाटों की नाराजगी नजर आ रही थी। तो इसी को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर चला गया था, सपा और रालोद का जो गठबंधन था उसकी ओर गया था और उसी को चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, उनको प्रभारी बनाया गया, वो भी पश्चिमी यूपी संभालेंगे। तो लगातार जो पश्चिमी यूपी है उसको संभालने की कवायद लगातार तेज है और जो बात आपने कही वो बिल्कुल हो सकता है कि 2022 का चुनाव का जो बिगुल हो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तेजी से किया जाए और वहीं से बिगुल बजे और लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की जाए, क्योंकि ज्यादा सांसद ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और हालांकि 80 में 80 सीट का जो दावा किया जा रहा है उसको साबित करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेताओं को उतारेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक दिग्गज नेताओं में आते हैं, तो कोशिश ही की जा रही है इसका कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी ओर खींचा जाए। जितेंद्र, इसका एक कारण भी है, क्योंकि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो गोरखपुर जो क्षेत्र है वो योगी आदित्यनाथ का है,
वाराणसी अगर देखा जाए तो पीएम मोदी जी का है, और उधर उप मुख्यमंत्री यानी कहा जाए केशव प्रसाद मौर्य का अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र कौशाम्बी है। तो यानी कहा जाए पूर्वांचल तो इन्होंने समेट रखा है। दो मठाधीश हैं वहाँ के और बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, योगी जी और मोदी जी। वहीं अगर देखा जाए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब इनके पास बचता है क्या? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान जो तबके के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। पश्चिमी यूपी में गन्ने के किसान ज़्यादा हैं। वहीं उनका लगातार आरोप भी रहा है कि सरकार किसानों का दुरुपयोग कर रही है, उनके साथ उत्पीड़न कर रही है, तमाम मुद्दे रहे। ये जो उनका दौरा है, लगातार दौरा पश्चिमी यूपी से, एक प्रश्न और है जितेंद्र कि पश्चिमी यूपी से प्रदेश अध्यक्ष बनाना ये बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, किसानों की नाराजगी जो सामना करना पड़ेगा सरकार को, चाहे वो गन्ना भुगतान की बात हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर बात हो, कृषि कानून को लेकर बात हो, उसपे किसानों की बड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। और जाटों को मनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्हीं जातों को वोट साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी एक बार उनको बड़े स्तर पर दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए कोशिश कर रही है। यह यूं कहे कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने जो मजबूत नेता है उनको उतारने की कोशिश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका छूट रहा था। किसानों को मनाने का जो सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जा सकता है, किसानों का भी वोट बैंक है और उन किसानों को मनाने के लिए, जाटों को मनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ये कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि 2024 में जो 2022 में नुकसान हुआ था वो 2022 में चाहे कोई भी गठबंधन सामने खड़ा हो जाए या कोई भी पार्टी अपनी खड़े हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक खींचा जाए। तो इसी क्रम में कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले साधने की कोशिश की जाए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि आज सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा है, जिसमें उनके कई कार्यों के निरीक्षण भी करेंगे और कुल मिलाकर 2024 की तैयारी भी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस गैंग के शूटर के नाम से भेजी मेल में कहा गया है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया की सिक्योरिटी पर कुछ न कहें। गैंग ने यह भी कहा कि मूसेवाला के कातिल शूटर जागरूक रूपा और मनप्रीत मन्नू का इनकाउंटर भी उनके ही दबाव में हुआ है। इस पर मूसेवाला के पिता का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेकसूर बेटे सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं किसी की धमकी से नहीं डरता। मैं सिद्धू को इंसाफ दिलाकर रहूँगा। मैं चुप नहीं बैठूँगा। तो सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद उनके पिता को लगातार धमकी मिल रही है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। वहीं इस खबर के पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। अमित, पंजाब के कानून व्यवस्था को लेकर हम आपसे प्रश्न पूछा चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, अब उनके पिता को धमकी मिल रही है। पुलिस क्या कर रही है? जी रवि, बिल्कुल सही तौर पे कहें कि जो ये इस बार धमकी दी गई है ये ईमेल के जरिए दी गई है। हम ये नहीं कह सकते कि फोन आया या कोई चिट्ठी आई। एक ईमेल के जरिए अगर हम कहें शूटर एजे लॉरेंस, अगर हम कहें कि एक फेक अकाउंट, फेक ईमेल आईडी बनाकर सीधे तौर पे अगर हम कहें कि सिद्धू मूसेवाला की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी थी उस पे ये धमकी भेजी गई ताकि सीधे तौर पे वो मेल रिसीव हो सके, ताकि फिर से दहशत का माहौल बनाया जा सके, ताकि सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के फादर को सीधे तौर पे प्रेशराइज किया जा सके। पर जैसे कि हम देख सकते हैं उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया है कि उनकी तरफ से वो किसी से भी प्रेशराइज नहीं होने वाले। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि मेरे पास एक ही चीज थी, मेरा बेटा खोने के लिए, और मैं खो चुका हूँ, पर अब मैं किसी चीज से डरने नहीं वाला, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले लंबे समय से, जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तब से उनके पिता लगातार ही कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिन जिन ने उनके बेटे के मर्डर में हाथ दिया था या किसी न किसी तरीके से उनका इंटरेस्ट था, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसमें सीधे तौर पे एक बड़ी कार्रवाई ये देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से
पंजाब लाया गया, उनके ऊपर अगर हम कहें कि अभी कार्रवाई की जा रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। जो शूटर्स थे, अगर चाहे मनप्रीत मन्ना की बात कर लें या जिग्रू ग्रुपा की बात कर लें, उनको भी अगर हम कहें कि पुलिस ने पकड़ लिया था, वो ऑफ कोर्स एनकाउंटर में वो मारे गए, और उसके अलावा जितने भी जो मेन 6 गैंगस्टर्स हैं, उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां कर रही है, कार्रवाई कर रही है और जो दोषियों ने पकड़वा रही है। पर क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम कहें कि जैसे कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो गैंगस्टर्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। गैंगस्टर अपनी दहशत कम होती महसूस कर रहे हैं पंजाब में। तो वो यही चाहते हैं कि जो मेन रीजन बना है, जो मेन ड्राइविंग फैक्टर बन रहे हैं पंजाब में, वो सीधे मूसेवाले के पिता है कि वो एक ड्राइविंग फैक्टर है। वो लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, वो हर तरीके से अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। वो हर एक चीज अपना रहे हैं, वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। वो हमारे क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनसे उन्होंने बात की। तो अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे, पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसका असर दिखा भी है। तो यही चीज शायद गैंगस्टर्स को दिख रही है कि जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है वो सिद्धू मूसेवाले के पिता है, और अगर वो अब पीछे हट जाते हैं तो जो प्रेशर है शायद उनके ऊपर कम हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने उन्हें धमकी दी, उन्हें सीधे तौर पे कहा कि आप पीछे हट जाए, क्योंकि उनकी तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया कि मनप्रीत मन्ना और जिग्रू ग्रुपा का एनकाउंटर नहीं हुआ। उनकी तरफ से एलिगेशन है, जो मेल आई है, कि फेक एनकाउंटर कराया गया ताकि, क्योंकि प्रेशर आपकी तरफ से डाला जा रहा है और आपको पीछे हटने को कहा है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हो गए या फिर जग्गू भगवानपुरी हो गए, इनको क्योंकि कहीं पे भी लेके जाना, चाहे पुलिस कोर्ट ही लेके जा रही है, तो हैवी सिक्योरिटी में लेके जाना पड़ता है। तो उस चीज को लेके भी एक बड़ा विरोध किया गया था। तो उस सब चीजों को देख के एक धमकी दी गई है कि जहां पे फैमिली ने अपना स्टैंड रखा है कि वो डरने नहीं वाले हैं, पर क्योंकि फैमिली अपनी सेफ्टी भी, क्योंकि देखिए जिंदा रह के लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो फैमिली इंडिया से बाहर जा चुकी है, ये खबर सामने आई है। जी अमित, प्रश्न ये है कि लगातार हम सब मानते हैं कि मान सरकार काम कर रही है, लेकिन जो शूटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, जो मवाली हैं, दंगाई हैं, उनके अंदर सरकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा। क्योंकि अगर भय होता तो जिस हिसाब से मेल के द्वारा, या इसके पहले सिद्धू मूसेवाला, या फिर उसके पहले कई पंजाब में लगातार महीने 2 महीने के बाद अचानक ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती, लेकिन और जब मारने के पहले, कोई वारदात करने के पहले, ये पूरी तरीके से सार्वजनिक भी करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो या ऑडियो के माध्यम से हो। तो क्या मान सरकार जिन राजनीति की बात करते हैं, कुल मिला के पंजाब को एक अच्छे कानून व्यवस्था के तरीके से आगे ले जाने की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मान सरकार से कुछ गैंगस्टर जो हैं नहीं डरते? जी बिल्कुल रवि, अगर सीधे तौर पे बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर हम कहें कि गैंगस्टर स्पेसिफिक सिचुएशंस की हम बात करें, तो पुलिस का खौफ बहुत ज्यादा घटा हुआ है। इसको लेके खुद मान सरकार मानती है कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये बात सीधे तौर पे अकाली और अगर हम कहें कांग्रेस सरकार को ब्लेम करती है कि वो लंबे समय से, लगभग 15-20 साल से गैंगस्टर कल्चर पंजाब में पनपता रहा, लगातार गैंगस्टर कल्चर बढ़ता रहा और उसको सरकार ही बढ़ावा देती रही। तो एकदम से आके हम उस चीज को खत्म नहीं कर सकते। अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि हम अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से प्रेशराइज डाल रही है पुलिस को बोल रही है कि जल्द से जल्द गैंगस्टर कल्चर खत्म किया जाए, जो मेन में गैंगस्टर है उन्हें या तो पकड़ा जाए या फिर जो भी उनके बस में वो कदम उठाया जाए। तो उस चीज को लेके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। देखिए, भारत सरकार काम कर रही है, तभी गैंगस्टर प्रेशराइज हो रहे हैं, तभी गैंगस्टर लगातार ऐसी धमकियां दे रहे हैं। तो देखिए, आप बात करें चाहे पंजाब के खनन मंत्री को भी धमकी आई थी, उसके ऊपर भी अगर हम कहें कि उन्होंने सीधा डट कर जवाब दिया था कि मैं किसी डरने नहीं वाला, जो मेरा कर्तव्य मैं वो काम करता रहूंगा। तो यहाँ पे हरजोत बैंस की तरफ से एक स्टैंड दिया था। तो कहीं लगातार एक चीज चलती है कि सरकार किसी से डरने नहीं वाली। गैंगस्टर्स ये सोच रहे हैं कि हम डरा धमका के माहौल बनाकर किसी तरीके से, कि पंजाब में दहशत का माहौल बना के सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं, पुलिस को प्रेशराइज कर सकते हैं, ताकि वो हमें हाथ ना लगाए। पर सरकार ने अपना रुख बिल्कुल कड़ा रखा है। सरकार का जो एक क्लियर कट स्टैंड है कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर चलने नहीं दिया जाएगा, और वो चीज हमें दिख रही है। गैंगस्टर कल्चर चलने दिया, लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार रिकवरी हो रही है। इसी तौर पे हम बात कर ले कि मध्य प्रदेश से करीब 50 के करीब हथियार कल बरामद किए गए। तो आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है कि गैंगस्टर्स को ना तो हथियार मिल पाए, ना ही उनको उनके शूटर्स किसी भी काम में कामयाब हो पाए। तो अपने लेवल पे वो कोशिश कर रहा है। पर ऑफ कोर्स गैंगस्टर जब उनको दिख रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, जब उनका असर कम हो रहा है, तो अब धमकियां देने पे आ चुके हैं। क्योंकि अगर धमकी देंगे तभी उनका नाम उछलेगा, नाम उछलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दहशत का माहौल बना रहेगा, क्योंकि वो उसके सहारे
वो चाहते हैं कि शायद सरकार अगर प्रेशराइज हो गई तो वो बच सकते हैं, पर अभी तक जितनी कार्रवाई हुई उसमें ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। मान सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है, गैंगस्टर कल्चर चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना क्यों ना पड़े। जी। धमकी मिलने के बाद अमित सिद्धू मूसेवाला के पिता शिकायत किए, उसके बाद पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन? देखिए पुलिस की तरफ से ऑफकोर्स कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है और सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि आईटी सेल्स की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले तो ईमेल ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईमेल में दो बातें कही गई हैं कि एक सुकू ग्रुप का नाम लिया गया है, जो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लॉरेंस बिश्नोई उठा था। अगर हम कहें जेबी कॉलेज का सुकू ग्रुप था, उसके प्रधान के तौर पे उठे थे, उसके बाद वो शायद गैंगस्टर लाइन में आए थे, तो वहां से धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं पहले दो चीजें ट्रैक हो रही है कि पहले मेल जनरेट कहाँ से हुई, क्या मेल विद इन इंडिया से आई या इंडिया से बाहर से आया है, उसके बाद मेल किसने जनरेट की है या मेल आईडी किसकी है। तो पुलिस की आईटी विंग इस पूरे कार में लग चुकी है कि ट्रेस हो सके कि आखिर कौन है वो जिसने धमकी भेजी, और उसके अलावा अपने लेवल बेस पे अपने खुफिया अगर हम कहें जो तंत्र है उनके जरिए ट्रैक करने में लगी है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए धमकी दी गई या फिर एक्चुअल इसमें कोई अगर हम कहें कि कोई मकसद है। क्योंकि कई बार गैंगस्टर जानबूझकर पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसी फेक धमकियां देते ताकि पुलिस का ध्यान डाइवर्ट हो, पुलिस का तंत्र दूसरी तरफ लग जाए और वो कहीं ना कहीं भागने में या कोई चीज और जो उनका मेन टारगेट है वो करने में सफल हो सके। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी मिली है, तो जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है और खुलेआम मेल के द्वारा ये धमकी दी गई है, तो वहीं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है तो वो आने वाले कल में पता चलेगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के कांदिवली पूर्व हनुमान नगर स्थित वडार समाज के सार्वजनिक गणेश उत्सव में भगवान श्री गणेश का दर्शन करने आए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सिलार को वडार समाज ने हथौड़ा देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान आशीष सिलार को हथौड़ा देकर सम्मानित करते हुए वडार समाज के नेता किरण सलूखे ने बताया कि मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से शिवसेना ने भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी की है, उस दीवार को तोड़ने के लिए मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष कैलाश को हथौड़ा दिया गया है, जिससे आने वाले समय में इसी हथौड़े के द्वारा मुंबई महानगर पालिका की भ्रष्टाचारी दीवार को तोड़ा जा सके। वहीं इस मौके पर आशीष सिलार ने बताया कि वडार समाज देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहा है। ऐसे में हम सबको वडार समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता किरण सलूखे ने बताया कि मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से शिवसेना 25 वर्षों से कब्जा कर रखी है, उसी दम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। लेकिन इस बार भाजपा पूरी तरीके से मैदान में उतरेगी और शिवसेना को महानगर पालिका से हटा देगी। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन नेता अपने जुबानों से बाज नहीं आ रहे और नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वही शिवसेना वर्सेस बीजेपी महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई कांदिवली में पूर्व हनुमान नगर स्थित वडार समाज के सार्वजनिक गणेश उत्सव में भगवान श्री गणेश का दर्शन करने आए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सिलार को वडार समाज ने हथौड़ा देकर सम्मानित किया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं, सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है और इस उत्सव में हथौड़ा देना किस बात का संकेत है? बिल्कुल रवि जी, देखिए महाराष्ट्र और मुंबई में इस समय भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ है और लगातार हर बड़े पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी देखा जा रहा है कि तमाम राजनेता भगवान गणपति के पंडाल में पहुंच रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद ले रहे हैं और महाराष्ट्र के लिए शुभाशीष मांग रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिलार मुंबई कांदिवली पूर्व वडार समाज के सार्वजनिक मंडल में पहुंचे थे। इस दौरान वडार समाज के नेता किरण सलूखे ने उन्हें हथौड़ा देकर सम्मानित किया। हालांकि यह बातें अजीब जरूर लगती है, लेकिन जब हमने किरण सलूखे जी से बात किया इस विषय में कि आखिर हथौड़ा क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा
कि जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना पिछले 25 सालों से काबिज है और लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है, उस भ्रष्टाचार की दीवार को तोड़ने के लिए हमने आशीष शेलार जी को हथौड़ा दिया है। और इस मौके पर आशीष शेलार ने भी यही बात कही, रवि जी, कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के जब चुनाव होगा तो इसी हथौड़े से भ्रष्टाचार की दीवार को हमारी भाजपा जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी है उसे तोड़ने का काम करेंगे। जी रवि। सत्यप्रकाश, ये हथौड़ा देना तो ठीक है, लेकिन गणेश उत्सव में हथौड़ा देकर सम्मानित करना और ये उम्मीद जताना कि आने वाले कल में इसी हथौड़े से वार होगा, और इसकी शिकार कौन होगी? शिवसेना, जो कि शिवसेना का एक गुट है, शिंदे गुट, उसके साथ बीजेपी गठबंधन में है और सरकार बना के बैठी है। तो आने वाले कल में क्या लगता है, महानगर पालिका में बीजेपी बढ़ेगी, शिवसेना पीछे होगी, या फिर शिंदे गुट और बीजेपी ये दोनों एक हो जाएंगे और उद्धव गुट वो पीछे जाएगा? देखिए बिल्कुल रवि जी, जिस तरह से हालात मुंबई महाराष्ट्र के हैं, हालांकि शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दूसरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ऐसे में शिंदे गुट लगातार कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा शिव सैनिकों को किसी भी तरह से लुभाया जाए। लिहाजा शिंदे गुट लगातार कोशिश कर रहा है कि जहां भी बड़े गणपति पंडाल बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में शिव सैनिक रहते हैं, वहां जो है दर्शनार्थी के तौर पर जाया जाए और वहां लोगों को संबोधित किया जाए। दूसरी बात रवि जी, कि जिस तरह से हथौड़ा दिया गया है, यह दूसरा मैसेज यह है कि वडार समाज जो है महाराष्ट्र में जो ऐतिहासिक धरोहर बनाई है, उसका काम है कि पत्थर तोड़ना। ऐसे में वडार समाज महाराष्ट्र की स्थापना से लेकर अब तक पत्थर तोड़ने का काम करता है, और वडार समाज के नेता यह चाहते हैं कि अब जब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वडार समाज का भी उत्थान होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वडार समाज का भी कोई महामंडल होना चाहिए या फिर राज्य का कोई मंत्री होना चाहिए। यही वजह है कि हथौड़ा दिया गया है, यानी कि एक तीर से दो निशाने साधे गए। पहला निशाना है वडार समाज का उत्थान नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है लेकिन उन पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरह से बीएमसी में भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार की दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा दिया गया है। तो दोनों बातें जो है वडार समाज के द्वारा आशीष शेलार को बताया गया है, और आशीष शेलार से उम्मीद की गई है कि आने वाले जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें वडार समाज का भी एक नेता जो है या तो मंत्री होना चाहिए या तो फिर महामंडल में उसे स्थान मिलना चाहिए। सत्यप्रकाश, मुंबई में गणेश उत्सव का धूम है। फिल्म अभिनेता से लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लगातार गणेश उत्सव में जाकर उत्सव में शरीक हो ही रहे हैं। भगवान गणेश की पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हथौड़ा लेकर जनता को साधना। और मुंबई की राजनीति की हम बात करें तो गणेश उत्सव में, यानी कहा जाए हिंदू वर्चस्व का जो एक बोलबाला रहा है, बाला साहेब ठाकरे से चला आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे भी गणेश उत्सव को लेकर, यानी कहा जाए आगे बढ़ रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर? इधर शिंदे, आने वाले कल में महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट बदल रही है? देखिए रवि जी, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान तमाम राजनेता पंडालों में इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ाया जाए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिंदे गुट का मंडल जो है अलग बप्पा को विराजमान किया है, वहां लोग जाते हैं। उद्धव ठाकरे का गुट अलग गणपति बप्पा को जो विराजमान किया है वहां लोग जाते हैं। हर कोई मंडल का अध्यक्ष जो है अपने अपने नेताओं को बुलाने की कोशिश करता है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश करता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सेना भी लगातार काम कर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से उद्धव गुट को तोड़ने में लगे हुए हैं, जिस तरह से तमाम बागी विधायक शिंदे गुट में गए हैं, उन सभी बागी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा ज्यादा विभाग संगठक, विभाग प्रमुख, विभाग के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तोड़कर एकनाथ शिंदे में गुट में शामिल किया जाए। तो ये बिल्कुल बात सही है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी के जो घटक हैं, अगर वो तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा
क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और लगातार देश में महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, उससे भी लोग अछूते नहीं है, यानी कि यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम है। तमाम मंत्री, तमाम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं गणेश उत्सव में और लगातार जनता को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उत्सव के दौरान जनता से जनसंवाद करना और आगे की राजनीति में अपना पैठ बनाना ये नेताओं को बखूबी आता है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 30वां जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 सितंबर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वां जिला खैरागढ़ छुईकधान गंडई का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। वहीं नवगठित जिलों के शुभारंभ के अवसर पर मंत्रीगण सहित सांसद और विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30वें और 31वें जिले का ऐलान करेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, सारंगढ़ भिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। वहीं आपको बता दें 31वां खैरागढ़ छुईकदान गंडई का भी शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे सारंगढ़ के खेलभाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 30वां जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। वहीं भूपेश बघेल 3 सितंबर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वां जिला का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक जुड़ रही हैं। स्वाति, छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा राजनीति है और सीएम बघेल की जो काम करने की छवि रही है और जो काम करने का तरीका रहा है, नए जिले बनाना हो, जनता से मुलाकात करना हो, सीएम बघेल अपने इस नेचर से क्या छाप छोड़ पाएंगे और छत्तीसगढ़ में क्या विकास हो पाएगा आने वाले कल में? स्वाति जी देखिए, ये जो नए 3 जिले जो बने विकास की कड़ी में एक नया कदम ही कह सकते हैं इसको, जनसंख्या को आधार बनाते हुए और हेडक्वार्टर से जो नए नवगठित जिले हैं उनका डिस्टेंस देखते हुए ये जो तमाम डिसीजन है वो लिया गया है कि 3 नए जिले बनेंगे, जिसमें 2 का शुभारंभ जो है वो किया जा चुका है। आज तीसरे जिले का शुभारंभ है। मोहला मानपुर, सारंगढ़ और भिलाईगढ़। और तीसरे जिले की अगर हम बात करें तो आज सारंगढ़ भिलाईगढ़ का जो है वो शुभारंभ होना है 30वें जिले के तौर पर। तो ये लगातार इस कड़ी में है कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने हैं। आगामी वर्षों में कुछ और जिलों का निर्माण जो है वो सरकार द्वारा किया जा सकता है। बता दें कि अभी जितने जो 3 जिलों का गठन हुआ है, ये पिछले वर्ष 15 अगस्त पर इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने कर दी गई थी, मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई थी। और अभी ये जो पूरा इनॉग्रेशन का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें बकायदा तीनों ही नए जिलों के लिए कलेक्टर और एसपीओ की नियुक्ति कर दी गई है। और सिलसिलेवार जो जो अधिकारियों की वहां पे आवश्यकता होती है नए जिलों में, उन सभी की जो है वो नियुक्ति की जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन औपचारिक जो घोषणा होती है वो पिछले वर्ष 15 अगस्त में की गई थी। और उसके बाद जो औपचारिक एक इनॉग्रेशन जो है वो रोड शो के जरिए जो ये कल और पिछला बीता हुआ परसों और आज, ये 3 दिनों में 3 नए जिलों की जो है वो इनॉग्रेशन सीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज लगभग 10:30 बजे जो है वो फिर नए जिले की तरफ
सीएम साहब उड़ जाएंगे और वहां पर फिर वहां पहुंचने के बाद वहां रोड शो और तमाम लोगों के साथ भेंट मुलाकात और फिर नए जिले का इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। जी स्वाति, क्या भूपेश बघेल का जो मेथड सूत्र है, क्या उनके निगाहों में नए जिले बनाकर प्रदेश को आगे विकास कार्यों में ले जाना है, या फिर सीएम बघेल की छवि छत्तीसगढ़ में विकास के रूप में हो रही? क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पे रहती हैं और ग्राउंड पर आपने देखा भी है कि छत्तीसगढ़ में क्या है विकास का मॉडल। तो क्या नए जिले बनाने से विकास की रफ्तार बढ़ सकेगी? देखिए, अगर हम एंटायरली अगर बात करें रवि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम की, तो वो बहुत अलग तरीका है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है विकास की जब बात होती है तो कॉन्क्रीटीकरण को, बड़ी बिल्डिंग्स को गिना जाता है विकास में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो वर्तमान सरकार में है, ये बिल्कुल उस तरीके से तो लेते ही है, लेकिन व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए जो विकास है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने से ही संभव है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हर बार का कहना है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, अगर मैं शहरों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा दूं तो वो एक्टिवली उतना परफॉर्म नहीं करेगी। और गांव से निकलकर शहर आना और वहां बस जाना ये विकास नहीं है। गांव के मूल स्वरूप की चिंता करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करना और वहां पर लोगों तक पैसे की उपलब्धता कराना, विकास की उपलब्धता कराना, ये उनका मेन एजेंडा रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ में भी चल रहे किसी भी योजना की बात कर लें तो हर योजना के कोर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो बिल्कुल देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये जो तीनों जिलों के विकास है इसको समझा जा सकता है, क्योंकि इन सारे ही जो नए जिले बने हैं, जैसे सारंगढ़ पिलाईगढ़ की अगर बात कर ले तो रायगढ़ जो है हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन अगर सारंगढ़ की पर्टिकुलर इतिहास की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण राज परिवार जो है सारंगढ़ का राज परिवार रहा है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं विकास की, वो लोगों के हित को देखते हुए की जा रही है, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि लोग जो है जितना कलेक्ट्रेट तहसील के कार्य काम में, राजस्व के काम में अपना डिस्टेंस जो है कम रहेगा, उतनी ही जल्दी सारी चीजों का निपटारा होगा। एक टाइम होगा, अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ में न्यायिक निपटारे के लिए यहाँ से जबलपुर तक, रायपुर से जबलपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां का। तो न्यायिक निपटारे के लिए रायपुर से जब हाई कोर्ट वहां होता था तो वहां जाना पड़ता था, लेकिन राज्य बदला और हाई कोर्ट शिफ्ट हुआ बिलासपुर में। तो यहाँ से अगर बिलासपुर की दूरी की बात करें तो 2 से 2.5 घंटा है। तो हर चीज की जो उपलब्धता पास में होती है, कलेक्ट्रेट पास में होगा और सारी चीजें पास में होंगी, तो कहीं ना कहीं विकास के काम को संबल मिलेगा, रोजगार उद्भूत होंगे। जी स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 30वें और 31वें जिले का शुभारंभ आज करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार विकास कार्यों को लेकर नए जिले बना रहे हैं और नए जिले के माध्यम से विकास कार्यों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री, आदि जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम इसकी अध्यक्षता करेंगे उनके कार्यक्रम की। 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ करेंगे। यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुल मिलाकर 30वें और 31वें जिले का शुभारंभ करेंगे और छत्तीसगढ़ की कई जिलों में 2 जिले और जुड़ने जा रहे हैं। यानी कहा जाए कल 1 जिले का उन्होंने शुभारंभ किया, तो कुल मिलाकर 3 जिले और जुड़ने जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के विकास में कितनी रफ्तार मिलेगी ये तो आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन सीएम बघेल का जो मेथड सूत्र नए जिले बनाकर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, ये आने वाले कल में देखा जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की मूल महिलाओं की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 30% क्षैतिज आरक्षण मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पैरवी कर महिलाओं के हकों को मजबूत किया जाएगा। बता दें कि बीती 24 अगस्त को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं की 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई थी। मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार के 30% क्षैतिज
आरक्षण दिए जाने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। वहीं सरकार जनरल कोटे से 30% आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दे रही थी, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कहा जाए कि उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं को लेकर दावे कर रही है और काम भी कर रही है, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी सरकार लगातार ये तो बात कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, अपराध हमारी सरकार में रोक पूरी तरीके से लगा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के एजुकेशन पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये घोटाले ऐसा तो नहीं कि सीएम धामी के पीठ के पीछे हो रहे हों, या फिर सरकार कितना सफल कितना विफल? देखिए रवि, जिस तरह से बात की जाए अब क्योंकि भाजपा को दोबारा से मैंडेट मिला है उत्तराखंड में और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में यहाँ पर दोबारा से बनी है भाजपा की, और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की लगातार बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर जो भर्ती घोटाले में जब भाजपा की यहाँ पर किरकिरी हुई है, उसके बाद से लगातार सवाल या निशान कहीं ना लगातार इस जीरो टॉलरेंस पे खड़े हो रहे हैं। और उसको लेकर के हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए यह संदेश भी दिया है और लगातार ये अपनी कार्रवाई के तहत दर्शा भी दिया गया कि किसी भी दोषी को माफी नहीं मिलेगी, भले ही वो अधिकारी हो या इससे आगे अगर कोई भी नाम आता है तो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कार्रवाई करने पे पीछे नहीं हटेगी। और उसको लेकर के लगातार भर्ती घोटाले पे यहाँ पर बात की जाए, जो नाम सामने आए हैं और अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है वो इसका प्रमाण कहीं ना कहीं दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अब विधानसभा में जिस तरीके से यहाँ पर जो नियुक्तों को लेकर के जो यहाँ पर बवाल मचा हुआ, उस पर भी उन्होंने यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु खंडूरी, उनको पत्र लिख के बकायदा कहा गया है कि सभी की यहाँ पर जांच की जाए और अगर जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस का नारा लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरह के जब सरकार बनाई गई थी 2014 के बाद से लगातार जो संदेश है राज्य दर राज्य चलता रहा भाजपा शासित राज्यों में, उस संदेश को और उस कार्य को लगातार पूरा करने का कार्य पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, भाजपा सरकार कर रही है। और अब जिस तरीके से अभी जिस एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो 30% महिला आरक्षण जो यूके पीएससी जो यहाँ पर 30% यहाँ पर आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, उस पर हालांकि उत्तराखंड यहाँ पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो छूट गए थी, जो महिलाएं तो उनको यहाँ पर एग्जाम देने के लिए अनुमति भी दी गई थी। लेकिन उस पर पहले भी अंदाजा जताया जा रहा था कि इसको चुनौती दे सकता है हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार, और वही होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं याचिका दायर की जाएगी, राज्य सरकार जाने वाली है। और क्योंकि 7 अक्टूबर को यहाँ पर जवाब मांगा गया था लोकसेवा आयोग से और उत्तराखंड सरकार से, उससे पहले तैयारी कर रही है सरकार की यहाँ से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और जो उनका यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण देने का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यथावत बना रहे, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा उत्तराखंड सरकार ने पुष्कर धामी ने लिया है, उस पर किसी भी तरीके से कोई नियमावली अगर बनती है तो अगर कोई अड़चने आती है तो उस पर कहीं ना कहीं पूरा देख रेख करी जाए। और अगर हाईकोर्ट में इसमें अगर कोई निर्णय रोक लगा दी गई है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या यहाँ पर दलील रखी जाए वकीलों के द्वारा, इस पे कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार की नजर है। अमित, कुल मिलाकर उत्तराखंड अभी यूके SSS में घोटाले की बात हुई है, जिसमें विपक्ष पूरी तरह यानी कहा जाए कि कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार आरोप लगाते रहे हैं। सरकार वो भी नैनीताल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, मना कर दिया है, लेकिन सरकार उसे चुनौती दे रही है। सरकार किन मंसूबों के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि जिस हिसाब से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, जिस हिसाब से सरकार महिला सशक्तिकरण, जीरो टॉलरेंस की राजनीति की बात कर रही है, आपको लगता नहीं कि सरकार कुछ हद तक कारगर साबित नहीं हो पा रही है? देखिए, जिस तरह से बात की जाए, उत्तराखंड बनने के बाद
के बनने का जो यहाँ पर जब राष्ट्र का गठन हुआ और उसका विधानसभा की बात की जाए, और लगातार जो जो यहाँ पर भर्तियां लगातार की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनने के बाद से जितनी भर्तियां की गई हैं उत्तराखंड के अंदर, उन सभी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भले ही वो भाजपा की सरकार के समय की बात हो या कांग्रेस के समय की बात हो, और उसको लेकर के हालांकि जो यहाँ पर अब ये भर्ती घोटाला खुल के सामने आया, बड़ा घोटाला है, और उसको लेकर के उत्तराखंड की जनता लगातार राज्य सरकार की तरफ देख रही है कि क्या कार्रवाई यहाँ पर राज्य सरकार करने वाली, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं कि जो भाजपा के जो नेताओं के काफी करीब है, सरकार के काफी करीब रहे हैं, और अगर जिस तरीके से परत दर परत जिस तरीके से खुलता जा रहा है मामला, उसमें कई नाम आगे ऐसे आ सकते हैं। इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी साफ तौर से पैरवी की कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और लगातार कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में बैठी है और कांग्रेस को मुद्दा चाहिए, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल चुका है। लगातार अपने हर बयान में कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है भर्ती घोटाले के मामले को लेकर के, और जिस तरीके से लगातार जो भाजपा की यहाँ पर जो पद्धति थी और जो यहाँ पर नियम था और जो यहाँ पर जो वादा था जनता से, उसको लेकर के लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब ये जो भर्ती घोटाला सामने आया, उससे सरकार की किरकिरी हुई है। अब सरकार इस पे किस तरीके से अपना बचाव करती है, किस तरीके से जनता के बीच में अपने आप को सही साबित करती है, और किन लोगों को अंदर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और अगर बड़े नाम इसमें आते हैं तो क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है रवि की सरकार की किरकिरी जरूर हुई है, और अपनी इस धूमिल छवि को सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है, और पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लगातार कार्य भी कर रहे हैं। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की बात और महिला आरक्षण को लेकर सीएम धामी सरकार कोर्ट को चुनौती भी देने जा रही है। यानी कहा जाए कि धामी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण, जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है। तो फिलहाल राजधानी लाइव में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।